एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटी विद मंजू पे। आज अपन बेंथम से कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जेरेमी बेंथम से, जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं। पिछले वीडियो में भी अपन ने एमसीक्यूज किए थे। इस वीडियो में फिर अपन 40 एमसीक्यूज करेंगे, जिससे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं शुरू। बेंथम के अनुसार यदि किसी कानून से बहुसंख्यक लोगों को सुख प्राप्त होता है किंतु अल्पसंख्यकों को गंभीर हानि पहुंचती है, तो उस कानून का मूल्यांकन किस आधार पे किया जाएगा। बेंथम ने उपयोगितावाद, जो विचार है उपयोगितावाद का, वो बेंथम ने दिया था। तो बेंथम कहते हैं कि यदि कोई कानून बनाया है और उससे बहुसंख्यक बहुत सारे लोगों को यदि सुख प्राप्त होता है किंतु जो अल्पसंख्यक हैं उनको गंभीर हानि पहुंचती है, तो उस कानून का मूल्यांकन किस आधार पे किया जाएगा, वो अच्छा है या नहीं। तो प्राकृतिक अधिकारों के आधार पे, नैतिक अधिकारों के आधार पर, कुल उपयोगिता के आधार पर, या समानता के आधार पर। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कुल उपयोगिता, यानी कुल उपयोगिता, यानी ज़्यादा लोगों को सुख मिलता हो। उनका कहना है कि कानून ऐसा होना चाहिए जो अधिकतम लोगों को सुख मिलता हो, ना कि कम लोगों को, जो ज़्यादा मात्रा में है उनको सुख मिलता हो। उनका कहने का मतलब ये है। बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो परिणामवादी सिद्धांत है, यानी अधिकतर लोगों, ज़्यादा लोगों को सुख है। वह किसी नीति का मूल्यांकन उसके परिणामों से करता है, न कि उसके नैतिक उद्देश्यों से। ठीक है। यदि कुल मिलाकर समाज में सुख की मात्रा बढ़ती है तो वह नीति उचित मानी जाती है। इसी कारण आलोचक कहते हैं कि बेंथम का सिद्धांत कभी कभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पर्याप्त रक्षा नहीं कर पाता। ये उनका कहना है, क्योंकि कई बार इससे अल्पसंख्यकों को नुकसान हो जाता है। बेंथम कहते हैं कि कानून ऐसा होना चाहिए जो अधिकतम लोगों को सुख प्राप्त हो। तो इससे क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो ये कुल उपयोगिता के आधार पे इसका मापदंड करते हैं कि कुल उपयोगिता क्या है, जो भी कानून बनाया है उसकी। बेंथम के उपयोगितावाद और जे.एस. मिल के उपयोगितावाद में मूल अंतर क्या है। बेंथम स्वतंत्रता का विरोधी था, मिल उपयोगितावादी नहीं था। बेंथम सुख की मात्रा पर, मिल सुख की गुणवत्ता पर बल देता है। मिल लोकतंत्र का विरोधी था। तो इसका आंसर आएगा सी। बेंथम है वो सुख की मात्रा पर, कि कितने लोगों को सुख मिला, वो परिणाम पे ध्यान देते हैं, जबकि मिल है वो गुणवत्ता देखते हैं। बेंथम के अनुसार सुखों का मूल्यांकन मात्रा के आधार पे किया जाता है। ठीक है। इसके विपरीत मिल ने सभी सुख समान नहीं हैं, ये बोला है कि सभी सुख हैं वो समान नहीं होते। कुछ उच्च कोटि के सुख होते हैं, कुछ निम्न स्तर के सुख होते हैं। इसीलिए मिल ने उपयोगितावाद को गुणात्मक रूप प्रदान किया है, ये मिल का कहना है। तो बेंथम है वो परिणामों पे ज़्यादा जोर देते हैं, सुख की मात्रा पे, और जो मिल है वो गुणवत्ता पे ज़्यादा जोर देते हैं। बेंथम के अनुसार समुदाय शब्द का प्रयोग वास्तव में किसके लिए किया जाता है। एक नैतिक सत्ता, एक देवी सत्ता, व्यक्तियों के हितों के योग के लिए, और सामान्य इच्छा के लिए। तो इसका आंसर आएगा व्यक्तियों के हितों के योग के लिए। वो समुदाय शब्द का प्रयोग वास्तव में करते हैं व्यक्तियों के हितों के योग के लिए। बेंथम द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना का सबसे प्रमुख आधार क्या था। वे धार्मिक थे, वे ऐतिहासिक थे, उनके पीछे वैधानिक शक्ति का अभाव था, वे लोकतांत्रिक थे। तो बेंथम का कहना था कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनके पीछे वैधानिक शक्ति नहीं थी। जिस अधिकार को कानून का समर्थन प्राप्त नहीं है वह वास्तविक अधिकार नहीं हो सकता, ये उनका कहना है। इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को काल्पनिक और अव्यावहारिक माना। उनका प्रसिद्ध कथन था कि अधिकार कानून के संतान है। बेंथम कहते थे कि अधिकार हैं वो कानून के संतान हैं, वो कानून और राज्य के द्वारा प्रदान किए गए हैं। प्राकृतिक अधिकार कोई अधिकार नहीं थे। बेंथम के अनुसार यदि किसी कानून का पालन केवल इसलिए किया जा रहा हो क्योंकि वह प्राचीन है, तो यह कानून की वैधता का पर्याप्त आधार नहीं है। इस कथन से बेंथम की किस प्रवृत्ति का पता चलता है। परंपरावाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद
और इतिहासवाद। तो इसका आंसर आएगा उपयोगितावाद। बेंथम किसी संस्था या कानून का मूल्यांकन उसकी प्राचीनता से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता से करते थे। यदि कोई कानून समाज के लिए लाभदायक नहीं है तो केवल पुराना होने के कारण उसे बनाए रखना जरूरी नहीं है। यही कारण है कि बेंथम को सुधारवादी विचारक भी कहा जाता है। बेंथम को सुधारवादी विचारक भी कहा जाता है। वो उपयोगिता के आधार पर कानून को नापते हैं, ना कि पुराना है, इतिहास है इसका, इस वजह से नहीं। बेंथम द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना का प्रमुख आधार क्या था? वे धार्मिक थे, वे ऐतिहासिक नहीं थे, उनके पीछे वैधानिक शक्ति, हाँ ये हो गया था, वैधानिक शक्ति का अभाव था। तो इसका आंसर सी है, वैधानिक शक्ति का अभाव था। बेंथम के अनुसार सरकार के 4 प्रमुख उद्देश्यों में समानता का स्थान क्यों है? क्योंकि वह पूर्ण आर्थिक समानता चाहता था, क्योंकि वह साम्यवाद का समर्थक था, क्योंकि अत्यधिक असमानता सामाजिक असंतोष उत्पन्न करती है, क्योंकि वह निजी संपत्ति का विरोधी था। तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि अत्यधिक असमानता है सामाजिक असंतोष उत्पन्न करती है। बेंथम पूर्ण समानता का समर्थक नहीं था। उनका मानना था कि अत्यधिक असमानता समाज में असुरक्षा और असंतोष को जन्म देती है, जिससे कुल सामाजिक सुख कम होता है। इसलिए वे उपयोगिता की दृष्टि से सीमित समानता का समर्थन करते थे। बेंथम की दृष्टि में सुरक्षा को सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्यों माना जाता है? क्योंकि यह धर्म की रक्षा करती है, क्योंकि इसके बिना संपत्ति और स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि इससे राज्य शक्तिशाली बनता है, क्योंकि इससे कर संग्रह बढ़ता है। तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि इसके बिना संपत्ति और स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। व्यक्ति तभी सुखी जीवन जी सकता है जब उसके जीवन का संपत्ति का और अधिकार सुरक्षित हो। यदि सुरक्षा नहीं होगी तो व्यक्ति भविष्य की योजना नहीं बना पाएगा। इसलिए सुरक्षा को उसने सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य से बताया है। बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख गणना पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिकता सिद्ध करना, सुख और सुख का तुलनात्मक आकलन करना, धार्मिक मूल्यों की रक्षा करना और सामाजिक संविदा को प्रमाणित करना। तो इसका आंसर आएगा बी, सुख और दुख का तुलनात्मक आकलन करना। सुख गणना पद्धति का मुख्य उद्देश्य था कि सुख और दुख का तुलनात्मक आकलन करना। बेंथम मानते थे कि मनुष्य सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, ये उनका मानना था। इसीलिए उसने विभिन्न कार्यों से उत्पन्न सुख दुख की तुलना करने हेतु सुख गणना कि कौन से कार्य से सुख मिलता है और कौन से दुख है, तो इसकी गणना करने के लिए सुख गणना पद्धति विकसित की थी, ताकि किसी नीति की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सके कि ये अच्छी है या खराब है। सुख गणना पद्धति में शुद्धता का क्या अर्थ है? सुख की अवधि, सुख की तीव्रता, ऐसा सुख जिसमें दुख की संभावना कम हो और सुख प्राप्त करने की संख्या। तो इसका आंसर आएगा सी, ऐसा सुख जिसमें दुख की संभावना कम हो। सुख गणना पद्धति में शुद्धता का मतलब था ऐसा सुख जिसमें दुख की संभावना कम हो। ठीक है, शुद्धता से आशय यही है कि सुख के बाद दुख उत्पन्न होने की संभावना कितनी है। यदि किसी सुख के बाद पीड़ा की संभावना कम है तो वह अधिक शुद्ध माना जाएगा, और यदि दुख की संभावना ज़्यादा है तो वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। यह बेंथम की गणना पद्धति है, उसका महत्वपूर्ण तत्व है। बेंथम के अनुसार संप्रभुता का स्रोत क्या है? देवी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, लोगों की आदतन आज्ञाकारिता और नैतिक श्रेष्ठता। तो आंसर होगा सी, लोगों की आदतन आज्ञाकारिता। बेंथम के अनुसार संप्रभुता का स्रोत है लोगों की आदतन आज्ञाकारिता। बेंथम के अनुसार संप्रभु वह है जिसकी आज्ञा का समाज के अधिकांश लोग नियमित रूप से पालन करें। इस प्रकार संप्रभुता का आधार वास्तविक राजनीतिक व्यवहार है, न कि देवी या प्राकृतिक सिद्धांत। बेंथम सामाजिक संविदा सिद्धांत को अस्वीकार करता है क्योंकि वह लोकतंत्र विरोधी था।
उसे इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। वह राजतंत्र का समर्थक था, वह धर्म का विरोधी था। तो आंसर आएगा बी, सामाजिक संविदा सिद्धांत को वह अस्वीकार करते हैं। बेंथम कहते थे कि इतिहास में कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि लोगों ने बैठकर कोई संविदा की हो और राज्य की स्थापना की हो। इसीलिए उसने सामाजिक समझौते, जो सामाजिक संविदा है, उसको काल्पनिक अवधारणा बताया। यदि कोई अधिकार कानून द्वारा संरक्षित नहीं है तो बेंथम के अनुसार उसकी स्थिति क्या होगी? सर्वोच्च अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, केवल दावा, वास्तविक अधिकार नहीं, नागरिक अधिकार। तो इसका आंसर आएगा सी, कानून द्वारा संरक्षित नहीं है यदि कोई अधिकार तो उसकी स्थिति केवल दावा है, वास्तविक अधिकार नहीं है। बेंथम का मानना था कि अधिकार तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें लागू करें। बिना कानूनी संरक्षण के अधिकार केवल नैतिक दावे होते हैं, दावे बनकर रह जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने माना है कि अधिकारों को कानून के द्वारा संरक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। बेंथम के अनुसार कानून का संहिताकरण क्यों आवश्यक है? ताकि न्यायाधीश की शक्ति बढ़े, ताकि कानून स्पष्ट और सरल और सुलभ बने, ताकि संसद कमजोर हो और परंपराएं समाप्त हो। तो इसका आंसर बी आएगा। कानून का संहिताकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि कानून उससे स्पष्ट होता है, सरल और सुलभ बनते हैं। कानून इतने, बेंथम चाहते थे कि कानून इतने स्पष्ट हों कि सामान्य नागरिक भी उन्हें समझ सके। अस्पष्ट कानून है वो न्यायाधीशों को अत्यधिक विवेकाधिकार देते हैं, जिसका वह विरोध करता था। न्यायाधीशों का वो विरोध करता था। ठीक है, उनका कहना था कि कानून इतने स्पष्ट और सुलभ हो जिससे वो सबको समझ में आ सके। जो कठिन कानून होते हैं वो न्यायाधीशों की शक्तियों को बढ़ाते हैं, ये उनका मानना था। बेंथम द्वारा न्यायाधीशों के लिए प्रयुक्त जज एंड कंपनी शब्द किस ओर संकेत करता है? न्यायपालिका के प्रति सम्मान, न्यायपालिका की निष्पक्षता, न्यायिक वर्ग के स्वार्थी चरित्र की आलोचना और न्यायपालिका। तो इसका आंसर आएगा सी। बेंथम का मानना था कि न्यायाधीशों ने जटिल विधिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने वाली व्यवस्था बना ली है, इसीलिए उसने व्यंग्यात्मक रूप में उन्हें जज एंड कंपनी कहा था। पैनोप्टिकन योजना का मूल उद्देश्य क्या था? शिक्षा सुधार, चुनाव सुधार, कारागृहों में प्रभावी निगरानी या संसद सुधार। तो इसका आंसर आएगा ए। पैनोप्टिकन ऐसी योजना थी, कारागार संरचना थी, सॉरी ये शिक्षा नहीं आएगा, इसका आंसर कारागारों में प्रभावी निगरानी उनकी पैनोप्टिकल योजना थी। ठीक है, उनका पैनोप्टिकल ऐसी कारागार संरचना थी जिसमें एक केंद्रीय स्थान से सभी कैदियों पर निगरानी रखी जाती थी। बेंथम का मानना था कि इससे अनुशासन और सुधार दोनों को बढ़ावा मिलेगा, ये उनका मानना था। मिशेल फूको ने पैनोप्टिकल को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना? लोकतांत्रिक आदर्श के रूप में, आधुनिक निगरानी व्यवस्था के रूप में, समाजवादी व्यवस्था के रूप में और धार्मिक अनुशासन के रूप में। तो इसका आंसर आएगा बी। फूको ने पैनोप्टिकल को केवल जेल की योजना नहीं माना, बल्कि आधुनिक समाज में निगरानी और नियंत्रण की व्यापक व्यवस्था का प्रतीक उन्होंने माना था। बेंथम की शिक्षा पद्धति संबंधी योजना क्रेस्टोमेथिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा का प्रसार और केवल महिलाओं के लिए शिक्षा। तो इसका आंसर आएगा सी। बेंथम शिक्षा को भी उपयोगिता के आधार पर देखते थे। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए व्यवहारिक लाभ उत्पन्न करे, ये उनका मानना था। बेंथम का लोकतंत्र समर्थन मुख्यतः किस कारण था? वो लोकतंत्र के समर्थक क्यों थे? प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, लोकतंत्र से अधिक जनहित की संभावना, राजाओं से घृणा। तो इसका आंसर था लोकतंत्र से अधिक जनहित की संभावना। बेंथम मानते थे कि लोकतंत्र को इसलिए उचित मानते थे वो क्योंकि उसमें शासकों पर जनता का नियंत्रण अधिक होता था और जनहित की रक्षा की संभावना बढ़ जाती थी। इसीलिए वो लोकतंत्र को
सबसे अच्छा शासन मानते थे। बेंथम को दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि वह हिंसक क्रांति का समर्थक था, क्योंकि वह व्यापक कानूनी और राजनीतिक सुधारों का समर्थक था, क्योंकि वह समाजवाद का समर्थक था, क्योंकि वह राजतंत्र समाप्त करना चाहता था। तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि वह व्यापक कानूनी और राजनीतिक सुधारों का समर्थक था। वह हिंसक क्रांति का समर्थक नहीं था, लेकिन वह कानून, प्रशासन और न्याय और राजनीति में गहरे सुधार चाहता था। इसी कारण उसके विचारों को दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद कहा जाता है, क्योंकि वो राजनीति में कानून, प्रशासन और न्याय में सुधार चाहते थे। बेंथम के अनुसार यदि किसी कानून से समाज को लाभ हो लेकिन वह परंपरा के विरुद्ध हो तो उस कानून का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा? परंपरा, धर्म, उपयोगिता और इतिहास। तो उपयोगिता के आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उनकी अंतिम कसौटी उपयोगिता थी। उसके अनुसार किसी भी कानून या संस्था का मूल्यांकन इस आधार पे होना चाहिए कि उससे समाज को कितना लाभ या सुख प्राप्त हो रहा है। इसीलिए उपयोगितावाद परंपरा से अधिक महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने बोला। बेंथम के अनुसार राजनीतिक समाज और प्राकृतिक समाज में मुख्य अंतर क्या है? धर्म, संपत्ति, निश्चित शासक की आज्ञाकारिता और नैतिकता। तो आंसर आएगा सी, प्राकृतिक समाज में लोग साथ रहते हैं पर किसी निश्चित शासक की आज्ञा का पालन आवश्यक नहीं है। और राजनीतिक समाज वहीं बनता है जहां एक निश्चित सत्ता की आज्ञा का नियमित पालन किया जा सकता है या किया जाता है। बेंथम की दृष्टि में कानून का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नैतिकता स्थापित करना, धार्मिक मूल्यों की रक्षा करना, अधिकतम सामाजिक उपयोगिता या समानता स्थापित करना। तो इसका आंसर आएगा अधिकतम सामाजिक उपयोगिता। कानून का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अधिकतम सामाजिक उपयोगिता। उनके अनुसार अच्छा कानून वही है जो अधिक लोगों के लिए अधिक सुख और कम दुख उत्पन्न करे। बेंथम के अनुसार दंड किस स्थिति में अनुचित होगा? जब अपराध छोटा हो, जब उससे भविष्य में कोई उपयोगिता न हो, जब अपराधी गरीब हो और जब न्यायालय आदेश दे। तो इसका आंसर आएगा बी, जब उससे भविष्य में कोई उपयोगिता न हो। बेंथम दंड को समय में बुराई मानता था क्योंकि उससे पीड़ा होती है, इसलिए दंड तभी उचित है जब उससे भविष्य में बड़ी हानि रोकी जा सके, ये उनका मानना था। बेंथम का कौन सा विचार आधुनिक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला माना जाता है? देवी अधिकार, उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक संविदा या सामान्य इच्छा। उपयोगिता का सिद्धांत आएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जनता का अधिकतम हित सुनिश्चित करना है। ये विचार बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन से काफ़ी प्रभावित माने जाते हैं। तो इसका आधुनिक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला माना जाता है उपयोगितावाद का उनका सिद्धांत। बेंथम के अनुसार संप्रभु की शक्ति पर व्यवहारिक नियंत्रण किसका होता है? संविधान का, जनमत, धर्म या सेना। तो आंसर आएगा जनमत। बेंथम के अनुसार संप्रभु की जो शक्ति है उस पे व्यवहारिक नियंत्रण जनमत का होता है। यदि संप्रभु सर्वोच्च वैसे वो संप्रभु को सर्वोच्च मानते हैं, परंतु जनता की उपेक्षा करने वाला शासक लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता, इसके वो पक्ष में है। इसीलिए जनमत एक व्यवहारिक नियंत्रण बताया है उन्होंने शासक पे। बेंथम के अनुसार किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? प्राकृतिक स्वतंत्रता को, नागरिक स्वतंत्रता को, धार्मिक स्वतंत्रता को या आर्थिक स्वतंत्रता को। तो उनके अनुसार नागरिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेंथम मानते थे कि कानून द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे वो। उनके अनुसार नागरिक स्वतंत्रता ही वास्तविक और सुरक्षित स्वतंत्रता होती है जिसे कानून का संरक्षण प्राप्त है। सुख गणना पद्धति में विस्तार का क्या अर्थ है? सुख की अवधि, सुख की तीव्रता, सुख प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या या सुख की शुद्धता। तो सुख गणना पद्धति में विस्तार का अर्थ है सुख प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। बेंथम के अनुसार किसी कार्य की उपयोगिता का आकलन करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि उससे कितने लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है।
बेंथम के अनुसार अधिकार और कर्तव्य का संबंध कैसा है? विरोधी, स्वतंत्र, परस्पर संबंधित या असंबंधित? तो इसका आंसर आएगा परस्पर संबंधित। जहाँ किसी व्यक्ति का अधिकार होता है वहीं किसी अन्य कर्तव्य भी होता है उसका, इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अपने संविधान में अधिकार हैं लेकिन साथ में कर्तव्य भी हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अधिकार हमारे अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं वो हमारी जिम्मेदारी हैं। बेंथम का लोकतंत्र समर्थन मुख्यतः किस आधार पर था? प्राकृतिक अधिकार, समानता, उपयोगिता, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका आंसर आएगा सी। बेंथम है वो लोकतंत्र को इसलिए उचित मानता था क्योंकि उससे जनहित की रक्षा और अधिकतम लोगों के सुख की संभावना अधिक होती है, इसीलिए वो लोकतंत्र को अच्छा मानते थे। बेंथम ने महिलाओं की शिक्षा के समर्थन में कौन सी योजना प्रस्तुत की? पैनोप्टिकल, क्रेस्टोमेथिया, संवैधानिक संहिता या मॉनिटोरियल योजना? तो इसका आंसर आएगा बी। क्रेस्टोमेथिया शिक्षा से संबंधित योजना थी। यह बेंथम के सुधारवादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाती है और इस योजना में उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से सुधार किए जाएं। शिक्षा में यही बताया उन्होंने कि हमारे जो कानून है, जो प्रशासन है, सरकार है, उन सब में किस प्रकार से सुधार किए जाएं। तो उनकी जो शिक्षा के लिए जो योजना थी, जो जेल के जो लिए योजना थी वो पैनोप्टिकल थी और जो शिक्षा के लिए थी वो क्रेस्टोमेथिया थी। बेंथम का दर्शन किस प्रकार का व्यक्तिवाद प्रस्तुत करता है? आध्यात्मिक व्यक्तिवाद, नैतिक व्यक्तिवाद, उपयोगितावादी व्यक्तिवाद या आदर्शवादी व्यक्तिवाद? तो आंसर आएगा सी। बेंथम व्यक्ति के हित को आधार बनाते हैं और समाज को व्यक्तियों के हितों का योग मानते हैं, इसीलिए उसका व्यक्तिवाद उपयोगितावादी प्रकृति का है। निम्नलिखित में से कौन बेंथम की प्रमुख आलोचना है? कौन सी बेंथम की आलोचना है? उसने कानून को महत्व दिया, उसने सुख को मात्रात्मक रूप में देखा, उसने लोकतंत्र का समर्थन किया, उसने शिक्षा सुधार की बात की। तो आंसर आएगा उसने सुख को मात्रात्मक रूप में देखा। सुख को संख्यात्मक रूप से मापना संभव नहीं है, इसी कारण बेंथम के अनुसार सुखवाद की आलोचना की जाती है। वो कहते हैं कि संख्यात्मक रूप में सुख को नहीं मापा जाता, इसीलिए उन्होंने बेंथम की आलोचना की है। सुख को मात्रात्मक रूप में देखा उन्होंने। जे.एस. मिल ने बेंथम की किस बात से असहमति व्यक्त की है? लोकतंत्र, कानून सुधार, सुख की मात्रा को ही आधार मानना और शिक्षा। तो इसका आंसर आएगा सी, सुख की मात्रा को ही आधार मानना। जे.एस. मिल ने कहा है कि उन्होंने सुख की मात्रा को ही सब कुछ माना है, कुछ उच्च और कुछ निम्न स्तर के सुख होने चाहिए, इसीलिए गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है, ना कि मात्रा। उन्होंने सुखों को मात्रा के आधार पे नापा है, सुखों की गुणवत्ता नहीं देखी है। कौन सा सुख ज़्यादा, कौन सा मतलब सुख है वो अच्छी उसका है गुण वाला है और कौन सा निम्न गुण वाला है, ये उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने देखा है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। बेंथम के अनुसार सरकार का कौन सा उद्देश्य उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़ा है? सुरक्षा, समानता, समृद्धि और जीवन निर्वाह। तो आंसर आएगा सी। समृद्धि का अर्थ है आर्थिक विकास, व्यापार और उत्पादन में वृद्धि। यह सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। बेंथम की दृष्टि में सर्वोत्तम शासन वह है जो धार्मिक हो, नैतिक हो, सर्वाधिक उपयोगिता उत्पन्न करे और शक्तिशाली हो। तो उनका मानना था कि सर्वोत्तम शासन वही है जो सर्वाधिक उपयोगिता उत्पन्न करे। शासन की सफलता का मापदंड है उसके द्वारा उत्पन्न सामाजिक सुख और उपयोगिता है, न कि उसकी शक्ति या धार्मिकता। तो उन्होंने माना है कि सर्वोत्तम शासन वही है जो सर्वाधिक सुख उत्पन्न करे। बेंथम ने प्राकृतिक कानून की तुलना किससे की? मिथक, कल्पना, बिना पिता के बच्चे और अराजकता। तो उन्होंने प्राकृतिक कानून की तुलना बिना पिता के बच्चे के रूप में की। बेंथम ने प्राकृतिक कानून की आलोचना करते हुए कहा कि बिना पिता के बच्चे के समान है प्राकृतिक कानून, अर्थात इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। बेंथम के अनुसार राजनीति दायित्व का मूल आधार क्या है? राजनीतिक दायित्व का मूल आधार क्या है?
संविदा, नैतिकता, उपयोगिता और धर्म। तो इसका आंसर आएगा उपयोगिता। लोग राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उन्हें लाभ, सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त होती है। तो राजनीतिक दायित्व का मूल आधार है उपयोगिता। बेंथम की विचारधारा को आगे बढ़ाने में किसका विशेष योगदान रहा है? रूसो का, ऑस्टिन का, हेगेल का और बार्कर का। तो आंसर आएगा ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने बेंथम के विधिक जो प्रत्यक्षवाद है उसको विकसित किया तथा कानून को संप्रभु की आज्ञा के रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया ऑस्टिन ने। तो ऑस्टिन ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। बेंथम के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य, नैतिक पूर्णता, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख और समान संपत्ति। तो आंसर आएगा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। बेंथम के उपयोगितावाद का मूल मंत्र है ये। उसके सभी राजनीतिक हैं, कानूनी और प्रशासनिक विचार हैं, वो इसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर उन्मुख है। तो ये था बेंथम। आई होप अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। 20 क्वेश्चन मैंने इसमें से पहले करवाए हैं, 40 अभी करवा दिए हैं। इनसे बाहर शायद कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा और एक के क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है नेट JRF में यहाँ से। तो यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।